गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज के क्लास 11th के वर्चुअल लेक्चर में इंग्लिश माध्यम से आपके इस लेक्चर में सभी का स्वागत है। कल हमने लीनियर वेलोसिटी और हमने जो है सर्कुलर वेलोसिटी उसके मोशन के बारे में जाना था। आज हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में। When a particle performs a uniform circular motion, its direction changes। और बार बार चेंज होता है, चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि हम गोले में घूम रहे हैं तो हर वक्त दिशा बदल रही है। सो इट चेंजेस कंटिन्यूसली थ्रू इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि स्पीड क्या है, सिर्फ आपका परिमाण होता है, सिर्फ वैल्यू होता है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। Thus its velocity changes continuously, that is there is an acceleration in circular motion. The direction of this acceleration is always towards the center of the circle. Hence it is called as centripetal force, because इसकी जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होती है। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। डेरिवेशन करते हैं इसका। Suppose a particle is moving with a uniform speed v on a circular path whose radius is r and center is O. At every point of path, the direction of particles मोशन वुड बी टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट की तरफ होती है। कल भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरह से मोशन टेंजेंट पे जाती है। ठीक है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, उस पार्टिकल जिस पॉइंट पर पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं उसके टेंजेंट पर जाती है। सो एट एवरी पॉइंट ऑफ पाथ द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स मोशन वुड बी टेंजेंशियल। सपोज पार्टिकल कवर्स a distance delta s from p1 to p2। आप पिक्चर में देख सकते हो in a small time interval dt। मतलब पार्टिकल जो है p1 से p2 पे चला गया है। v1 वेलोसिटी थी, v2 वेलोसिटी हो गई है। इनका जो वैल्यू है वो सेम है, बस डायरेक्शन बदली है। और आपने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया है, डेल्टा s कवर किया है। ठीक है, फ्रॉम p1 to p2 इन small time interval delta t. Let v1 and v2 be the velocities of the particle at p1 and p2 respectively. The magnitude of both v1 and v2 is v, but there is a difference of angle theta in their direction. Direction के change होने की वजह से इनका velocity बदल रहा है, speed नहीं। The velocity change जो हो रहा है v2 minus v1, इसको हमने डेल्टा v नाम दिया। जैसे कि ये देखिए, ये v1 है, इस v1 को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। ये मेरा v2 है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आकर यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया, जिसे मैंने डेल्टा v से प्रदर्शित किया है। इफ़ v1 and v2 are drawn from the same point q and a third vector is drawn from arrowhead v1 to arrowhead v2, ठीक है, थर्ड को किया, then this third vector will represent the velocity change v2 minus v1, जिसे हम डेल्टा v कहेंगे। The triangle OP1 P2 are the vector triangle QAB। अगर मैं QAB ले लूँ तो इसके बीच का ये कोण कितना है, डेल्टा, ये एंगल कितना है, थीटा। ऐसे अगर इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करूँ तो इसका भी जो एंगल है वो कितना आएगा। अगर इस लाइन को मैं यहाँ आके मैच कर लूँ तो ये वही एंगल है, इसी का ये एक तरह से मैंने शो कर रही हूँ इसको इस रूप में। ठीक है, तो इसको अगर मैं पीछे ले आती हूँ तो ये जो कोण बनेगा v1 v2 में, वही आपका डेल्टा थीटा होगा। ठीक है, तो आपका थर्ड वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम एरोहेड ऑफ v1 टू द एरोहेड ऑफ v2, देन दिस थर्ड वेक्टर विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी चेंज v2 माइनस v1, जिसे डेल्टा v हम कहेंगे। द ट्राइंगल ओ p1 p2 एंड द वेक्टर ट्राइंगल QAB आर सिमिलर। ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलैरिटी आपने पढ़ी है। तो ये वाला अगर मैं इसको ऐसे पीछे खींच लूँ, पेंसिल की मदद से मैं इसको करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अगर पीछे खींच लिया तो ये मेरा डेल्टा थीटा है, और ये जो है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ। तो दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर मान सकती हूँ। दोनों ट्राइंगल क्योंकि एंगल सेम दे रहे हैं, v1 v2 का मान सेम है, तो SAS से ये दोनों एंगल साइड एंगल से ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। तो इसमें मैं सिमिलैरिटी का थ्योरम लगाऊंगी, तो उसमें साइड्स का रेशो यूज़ होता है। तो p1 p2, ठीक है, p1 p2 अपॉन p1 O, तो क्या होगा, AB अपॉन
ए क्यू, ठीक है। इसका मैंने ये लिया तो इसका ये वाला यूज़ होगा, इसका मैंने ये लिया तो इसका ये वाला यूज़ होगा। तो वैल्यू डालिए, ये डेल्टा एस है, ये आर है, ये डेल्टा वी है, ये वी है। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो डेल्टा वी क्या होगा, वी बटे आर इंटू डेल्टा एस। अब अगर मैं बोथ साइड डेल्टा टी से इसको डिवाइड कर दूँ तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी होगा वी बटे आर इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। फिर से हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट निकाला हमने कल समझ लिया था, डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो मतलब बहुत ही स्मॉल चेंज है। जैसे ही मैंने लिमिट लगाया ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो गया है, ये डेल्टा कन्वर्ट हो गया है डी में, और डी एस अपॉन डी टी होता है ए। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये होता है आपका डी एस अपॉन डी टी होता है वी, और डी वी अपॉन डी टी होता है ए। तो आपका ए कितना हो गया, वी अपॉन आर इंटू वी। तो ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। टू एक्सप्रेस इट इन ओमेगा हम क्या कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा डाल दीजिए इसमें, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक आर से एक आर कटेगा तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ए ऑफ द पार्टिकल। द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन वुड बी सेम एज दैट ऑफ डेल्टा वी की तरफ ही जाएगा। इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो तो डेल्टा थीटा भी टेंडिंग टू ज़ीरो होगा। इन दिस लिमिट द वेक्टर v1 v2 जो है वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। अगर भाई ये एंगल ही ज़ीरो हो गया तो वो एक दूसरे के ऊपर तो चढ़ जाएंगे ना। अगर ये एंगल ही ज़ीरो हो गया तो ये v1 जो है अगर ये एंगल ही ज़ीरो हो जाए तो v1 v2 पे ओवरलैप ही तो कर जाएगा, बीच में कोई आपका एंगल ही नहीं है। सो हेंस द एक्सेलरेशन वुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू v1 एंड v2, दैट इज इट विल रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमेशा सेंटर की तरफ ही ये रहता है। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका मैग्नीट्यूड वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर आप कह सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन जो है लगातार चेंज होता रहता है, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये देखिए ये है इसके परपेंडिकुलर अंदर, क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है इसलिए हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ लग रहा है इसके परपेंडिकुलर है, सेंटर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। एक आपका अगर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, इसको हम नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे सीधा सेंट्रीपिटल फोर्स की। एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स निकालना बड़ी बात नहीं है, हमको पता है F इज इक्वल टू ma होता है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो a के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं डेरिवेशन किस तरह से निकल कर आता है। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट when a particle or a body moves with a uniform speed v on a circular path of radius r, then it has centripetal acceleration जिसकी मैग्नीट्यूड कितना होता है v स्क्वायर अपॉन r, रिमेन्स कांस्टेंट पर डायरेक्शन इसकी कंटिन्यूसली बदलती रहती है, ठीक है, और हमेशा सेंटर की तरफ चलता है। According to Newton's law, an acceleration is always produced by a force whose direction is same as that of acceleration. Force की डायरेक्शन वही होगी जो आपकी किसकी है, आपकी एक्सेलरेशन की, और ये आपका चल रहा है v. Hence it is clear that a body performing circular motion is acted upon by a force which is always directed towards the center of the circle. This force is called सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। चूँकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिशा में ही सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो इसकी दिशा क्या होगी, हमेशा अंदर की तरफ, ऑलवेज सेंटर ऑफ द सर्कल पे होगी। द नेम सेंट्रीपिटल इंडिकेट दैट द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन जो है इट्स ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल। इफ m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू m इंटू a, ये होगा F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, और अगर आप r की जगह v की जगह r ओमेगा रखना चाहेंगे तो ये F m r ओमेगा स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट एनी न्यू फोर्स, एनी ऑफ द फोर्स जो कि नेचर में आपको मिलता है उसी की तरह ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको नेचर में मिलता है, बस ये सेंटर, मतलब जब भी आप कर्व की बात करोगे वहाँ पर आपको ये मिलेगा। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे कि रोड पे टर्न करते हैं तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए हम फ्रिक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप हम देखे होंगे थोड़े से रोड को ऊँचा करते हैं, इसका डेरिवेशन भी हम आगे आने वाले में करेंगे। साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा ना कि हम चिड़िया भगाते हैं जब खेतों में से, तो रस्सी बांध के उसके साथ छोटे से पत्थर के साथ रस्सी बांध के उसे गोल गोल घुमाते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो भी एक टैंजेंट की दिशा में ही जाता है, तो वो भी इसी का उदाहरण है। दैट मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, टाइड टू अ स्ट्रिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हेन द वेट ऑफ द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल
दैट इज़ व्हेन अ लाइट बॉल टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ व्हील्ड, घुमाया जाता है, इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, देन वी हैव टू पुल द स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूसली इनवर्ड, हमें अंदर की तरफ उसको खींचना पड़ता है। देखिए तभी आपको लगता है हाथ पे जोर भी लगता है आपको। दस बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग और सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें टेंशन है, खिंचाव है, उसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स जो है बॉल में जनरेट होता है। इफ़ वी लीव द एंड ऑफ द स्ट्रिंग को छोड़ देंगे तो बॉल फ्लाइज अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल, जो सर्कल के टेंजेंट की दिशा है उस पर वो फ्लो करेगी, मतलब फॉल करेगी। एंड द रीज़न इज़ ऑब्वियस, ऑन रिलीजिंग द स्ट्रिंग, क्यों होता है ऐसा? स्ट्रिंग को रिलीज़ करने में, धागे को छोड़ देने पर द टेंशन जो होता है एंड द सेंट्रीपिटल फोर्सेस वैनिशेस, टेंशन ख़त्म तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स भी ख़त्म हो जाता है। एंड द बॉल देन मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तब वो सीधी रेखा में जाती है और फर्स्ट लॉ को मानती है। और हमने देखा था कि v की दिशा कैसी थी? टेंजेंट पे थी। द मड पार्टिकल स्टक टू टायर, जो टायर पे या साइकिल के टायर पे आपने देखा होगा, उसको भी अगर कार प्लेइंग ऑफ मड रोड आर थ्रो टेंजेंशियल, हमने देखा होगा कि अगर कीचड़ कोई मारता है तो भी टायर, अगर ये टायर है आपका, तो कीचड़ के छींटे ऐसे जाते हैं, टेंजेंशियल जाते हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उस पर भी आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का हीलियम लग रहा होता है। तो ये जो है यही सेम टॉपिक मैंने आपको इंग्लिश में भी दे दिया, इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी हम आपको ग्रुप में देंगे। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो कॉल करके या ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।